ओके, तो स्टार्ट करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया से। तो एक टाइप के क्वेश्चन और हैं, वो मैं आपको बता देता हूं किस प्रकार से है। फॉर एग्जाम्पल, बोर्ड पे देखो, मान लेते हैं कि हमारे पास ये डिस्क है। क्लियर है क्या बात? तो ये डिस्क है, ऐसे करके डिस्क है ना। तो इसका मोमेंटम और मास कितना है इसका m, और रेडियस कितनी है इसकी r, है ना। तो इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? mr²/2। बिल्कुल सही बात है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम इसमें से एक पोर्शन उड़ा देते हैं, एक पोर्शन उड़ा देते हैं। क्लियर है क्या बात? और r/2 रेडियस का एक पोर्शन डिस्क हम इसमें से कट आउट करते हैं, तो बाकी जो पोर्शन बचेगा, बाकी ये बचेगा। क्लियर है क्या बात? ऐसे करके, ठीक है। तो अब हमें सेम इसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। क्लियर है बात? इफ डिस्क ऑफ रेडियस, a disk of radius r/2 is removed from a disk of mass m and radius r as shown in figure. Find the moment of inertia of remaining portion about an axis passing through point O। इसे मैं सेंटर को O मान लेता हूं। passing through O and perpendicular to plane of the disk। ये क्वेश्चन है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। जैसे मान लिया, बोर्ड पे देखो, मान लिया डिस्क है और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लिया I1 है इस एक्सिस के अबाउट, हाफ m1r²। यदि मैं इसके ऊपर एक और डिस्क रख दूं, ऐसे करके एक डिस्क और रख दूं, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 है। तो यदि मैं दोनों सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूंगा तो दोनों को जोड़ दूंगा, I1 + I2। अच्छा, अगर जो मैं इसमें से एक डिस्क हटा दूंगा तो टोटल में से फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया घटा दूंगा, तो ऐसे आ जाएगा। ऐसे है ना, स्केलर क्वांटिटी होती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अब देखो, हमें क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं इसका 3D व्यू बना लेता हूं ऐसे करके। ये सबसे पहले ये एक मास m की डिस्क थी, तो इस एक्सिस के अबाउट जो I था वो कितना आएगा? हाफ mr² आएगा, हाफ mr² आएगा। सही है, तो ये तो था सही। लेकिन अब इसमें से हमने कुछ पोर्शन काट दिया, ऐसे ये कुछ पोर्शन काट दिया हमने, सही है ना, ये उड़ा दिया, तो ये तो बचा रह गया और ये हमारे पास बचा रह गया ऐसे, और ये उड़ा दिया। तो यदि मैं अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I' हो जाता है, तो जो I' होगा ना, वो इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया माइनस जो कट पोर्शन है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया घटा देंगे, आंसर आ जाएगा। अब देखो बोर्ड पे, जो कट पोर्शन है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे? कट पोर्शन तो ये है, बोर्ड पे देखो, कट पोर्शन है डिस्क और ये है उसकी एक्सिस, ये वाली। तो इसकी जो रेडियस होगी वो तो r/2 होगा, और मास इसका कितना मान लेते हैं? m'। तो ये बताओ मेरे को, m' कितना होगा? यूनिटरी मेथड से निकालेंगे। कैसे? हमारे पास ये डिस्क थी, डिस्क, तो πr² का जो एरिया का मास होता है वो था m,
तो 1 मीटर स्क्वायर का हो जाएगा m अपॉन पाई आर स्क्वायर, है ना। तो वो जो एरिया है वो है पाई आर बाई 2 स्क्वायर का मास हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 2 आर स्क्वायर बाई 4। तो जो मास कट है उसे m कट मान लेते हैं ना, ये कट है, तो इट विल बी इक्वल टू m बाई 4। तो m कट जो है, m कट ये आ जाता है आपका m बाई 4। बात समझ में आई। अब बोर्ड पे देखो, ध्यान से देखो, ये है सेंटर ऑफ मास किसका, ये कट वाला पोर्शन है। तो हमें इस एक्सिस के अबाउट आईसीएम पता होगा, कितना होगा आईसीएम, हाफ एम कट आर बाई 2 का स्क्वायर, एम हाफ एम आर स्क्वायर होता है ना, तो रेडियस इसके आर बाई 2, साथ में इसकी जो डी है वो ये है, तो ये हो जाएगा एम कट आर। अच्छा एम कट कितना है, एम कट तो है एम बाई 4 आर स्क्वायर बाई 4 1 बाई 2 एम आर स्क्वायर, 4 चौक 16 दूनी 32। तो ये कट पोर्शन का सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। लेकिन हमें तो कट पोर्शन का इसके अबाउट निकालना है, इसके अबाउट। तो ये जो होगा आई कट निकाल लेता हूं मैं, इसे आई कट बोल दिया था मैंने यहां पे। तो जो आई कट होगा वो कितना होगा, आईसीएम प्लस एम डी स्क्वायर। तो आईसीएम कितना लिखेंगे अपन, एम आर स्क्वायर अपॉन 32 प्लस एम इंटू डी की जगह आर बाई 2 का स्क्वायर, बोलो, और ये हो जाएगा एम आर स्क्वायर 32/4, है ना, एम आर स्क्वायर 32 एलसीएम लेके 8, एंड दिस इज इक्वल टू 9 अपॉन 32 एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू आई कट। क्लियर है बात। तो जो रिमेनिंग पोर्शन का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसे मैंने आई डैश मान लिया, वो कितना होगा, डिस्क में से कुछ घटाना पड़ेगा। कितना घटाना पड़ेगा, 9 अपॉन 32 एम आर स्क्वायर। तो एम आर स्क्वायर कॉमन लेके और 32 एलसीएम लेके 16 में से 9 जाएगा, 7 अपॉन 32 एम आर स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है क्या बात। दिस इज द रिमेनिंग पोर्शन का। गलती कर दी है ना, मैं यहां पे तो सोच रहा था, लेकिन यहां पर m बाई 4 आएगा यहां पे। बिल्कुल सही बात है, गलती हो गई मेरे से, m बाई 4 चौक 16 आएगा यहां पे, सही है ना। और कितना आएगा 32 और 1 प्लस कितना जाएगा 2, तो 3/32। बिल्कुल सही बात है, इफ गलत हो गया, 3 और 32 16 माइनस 3, है ना 13, देख लो, बिल्कुल सही बात है, m बाई 4 आएगा। ठीक है, हाँ चलो, तो एक तो इस टाइप का क्वेश्चन है। अब सेम टाइप के क्वेश्चन में मतलब थोड़ा सा और चेंज कर देंगे हम। अब की बार क्या है, फॉर एग्जाम्पल मान लिया हमारे पास डिस्क है, या स्पेयर भी ले सकते हो आप, चलो डिस्क ही ले लेते हैं। ये डिस्क है ना, ये डिस्क है, और ये तो ऐसे है, और इसमें से एक R/3 की डिस्क कट कर दी, तो ये पोर्शन बचा, R/3 की डिस्क कट कर दी, है ना। तो रिमेनिंग पोर्शन का मास m है, तो आपको इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। क्लियर है बात। इफ ए डिस्क ऑफ रेडियस R/3 is cut out from a disk of radius capital R as shown in figure, and mass of remaining portion is capital M,
find the moment of inertia of remaining portion about an axis as shown in figure. मतलब मैंने लिख दिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, है ना, उसमें टाइम लगता, आपने लिख दिया डायरेक्टली ऐसे। तो कैसे करेंगे बताओ, बोर्ड पे देखो। सबसे पहले मैं इसकी सरफेस मास डेंसिटी लिखूंगा। क्या लिखूंगा? सरफेस मास डेंसिटी। सॉल्यूशन लिखेंगे, दोबारा चित्र बनाएंगे, 100% दोबारा बनाएंगे, उसी में नहीं करेंगे, नहीं क्वेश्चन आंसर समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले मैं इसकी सरफेस मास डेंसिटी लिखूंगा। तो रिमेनिंग पोर्शन का एरिया कितना आएगा? एरिया जो रिमेनिंग आएगा, हाँ, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर बाई 3 का होल स्क्वायर। तो कितना बन जाएगा ये? 8/9 पाई आर स्क्वायर। तो सिग्मा जो होगा वो मास अपॉन 8/9 पाई आर स्क्वायर 9m, ये सिग्मा आ जाएगा। तो इसे हम यूज करेंगे। क्लियर है बात? ठीक है, अच्छा। अब ये देखो, अब पहले जो हमें आई डैश निकालना है, आई रिमेनिंग ऐसे लिखते, तो आई रिमेनिंग जो निकालना है, तो आई रिमेनिंग जो होगा, एक तो बड़ी वाली डिस्क में से कट कर देंगे कुछ, तो बड़ी वाली डिस्क का मास होगा 12m आर स्क्वायर, एम डैश मान लेते हैं क्योंकि मास तो हमें उसका नहीं पता है, और माइनस आई कट और निकालना पड़ेगा। तो ये जो बड़ी वाली डिस्क है, देखो ध्यान से, ये डिस्क है, रेडियस तो पता है, इसका मास कितना मान लिया मैंने? एम डैश मान लिया। तो मेरे को एम डैश बता सकते हो कितना आएगा? यहां पे लिख देता हूं एम डैश, अरे सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर। सही है बात? तो सिग्मा कितना है? 9m अपॉन 8 पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ये आ गया आपका 9m अपॉन 8, दिस द मास एम डैश। सही है? तो एम डैश की जगह 9m अपॉन 8 आर स्क्वायर, ये हो गई बात। अब हम बात करते हैं आई कट की। तो ये जो डिस्क है, यहां से कट करी हमने एरी, है ना, तो अब इसका मास जो मान लेता हूं मैं, जो कट है यहां बना लेता हूं, और ये है, ये कट है ना, ये इसका सेंटर ऑफ मास हो जाएगा, और इसका मास कितना मान लिया मैंने? एम कट। तो मेरे को सबसे पहले एम कट ही बता दो। एम कट होगा सिग्मा इंटू पाई इंटू सिग्मा इंटू एरिया, तो पाई आर स्क्वायर बाई 9, और सिग्मा की वैल्यू कितनी थी? 9 m अपॉन 8 पाई आर स्क्वायर अपॉन 9। तो कितना आ गया भाई? m बाई 8 आ गया। दिस इज m कट। क्लियर है क्या बात? ऐसे करके। तो इस एक्सिस के अबाउट आईसीएम कितना लिखूं इसका? हाफ m कट आर स्क्वायर, और r की जगह r बाई 3 का स्क्वायर। अब यहां गलती नहीं करेंगे, तो आईसीएम में m कट कितना आएगा भाई? m बाई 8 आर स्क्वायर बटे 9, तो 16 निमा 144, है ना। तो ये आ गया आईसीएम। बात समझ में आ रही है नहीं? लेकिन हमें तो ये इस एक्सिस के अबाउट निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो जो आई कट होगा, देखो आप अपने हिसाब से पेज को सजा लेना, इस एक्सिस के अबाउट हमें आई कट लिखना है। तो जो आई कट आएगा वो कितना आएगा? आईसीएम प्लस एम कट डी स्क्वायर। तो जो आईसीएम है इट इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाय 144, और एम कट ध्यान से लिखना, जो एम कट है
इट इज इक्वल टू m/8। और डी स्क्वायर की जगह क्या लिखूंगा बताओ? ये तो टोटल r है और ये r/3 था, तो जो d होगा वो r माइनस r/3 2r/3 आ जाएगा। तो यहां पे आ जाएगा 2r/3। mr स्क्वायर कॉमन लेके 144 प्लस ये तो 4 है, 2 दूनी 4, इससे कटेगा 1/6 आ जाएगा। तो क्या मैं इसका एलसीएम ले लूं? 144 से ही कट जाएगा, है ना। 1 प्लस 6 दूनी 12 और 6 चौक 24, तो ये आ गया 25/144 mr स्क्वायर इजगल टू आई कट। अब इसके नीचे लिख देना आप, ये तो आई कट ही था, इसे इक्वेशन नंबर 1 लिख लेना, रिमेनिंग पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यहां से लिखेंगे फ्रॉम 1, है ना, इसके नीचे कंटिन्यू कर देंगे, तो जो आई रिमेनिंग आएगा कितना आएगा भाई? ये तो था 9mr स्क्वायर बटे 16 माइनस 25/144 mr स्क्वायर सकते हैं हम, है ना। इसी ये तो जैसे सरफेस चार्ज डेंसिटी का हो गया, इसमें रिमेनिंग पोर्शन का मास दे रखा था, तो इस तरीके से हम इसे कर पाएंगे, है ना। पिछले क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंट था, इसमें डिफरेंट है ना। तो इस तरीके से वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी में भी क्वेश्चन बना के दे सकता है, तो आपको इसी तरीके से क्वेश्चन करने होंगे इसके, ठीक है भाई, है ना। ये है, अरे वो कहां गया? हाँ भाई, अब मैं आपको नया टॉपिक बता देता हूं, रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है ना, और इसे समझते हैं, क्योंकि क्वेश्चन को जब आता है वो रेडिएशन ऑफ गायरेशन टर्म को इंक्लूड कर देता है, तो यदि हमें इसका मतलब नहीं समझ में होगा तो क्वेश्चन भी नहीं हो पाएगा, है ना। जैसे कि बोर्ड पे देखो, मैं इसका डेफिनेशन की जगह आपको मतलब समझाने की कोशिश करता हूं, आप भी समझने की कोशिश करना। जैसे कि मान लेते हैं रॉड है ना, और इस रॉड का मास m और लेंथ क्या है? l है, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका ml²/3 होता है, समझ में आई बात। तो अब हम क्या करेंगे, एक्सिस ऑफ रोटेशन तो यही रहेगी, अब इस पूरी रोड को हम एक पॉइंट मास से रिप्लेस कर देंगे, पॉइंट मास से रिप्लेस कर देंगे, मान लिया m है ना, और इस पॉइंट मास को एक इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से कुछ डिस्टेंस पे रख देते हैं, तो मान लिया वो डिस्टेंस क्या है? k है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अब कितना हो जाएगा पॉइंट मास का? mk²। तो हमें इस पूरी रोड के मास को इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से इतनी दूरी पर रखना है कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही हो जो इस रोड का था। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोड का कितना था? ml²/3, तो k² कितना जाएगा? l²/3, तो k क्या जाता है? l/√3। तो हमें इस रोड के टोटल मास को पॉइंट मास बना करके कितनी दूरी पर रखें? √3 दूरी पर रखें, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही होगा जो रोड का था। इस डिस्टेंस को ही रेडियस ऑफ गायरेशन कहते हैं, समझ में आई बात। तो मैं इसकी अब डेफिनेशन लिख देता हूं, इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन where all the mass of the body is supposed to be concentrated so that it has same moment of inertia as that of that body about same
एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है। तो इसका रेडियस ऑफ गायरेशन रोड का तो मैंने निकाल ही दिया है ना। तो रेडियस ऑफ गायरेशन आपने रोड का निकाल दिया। तो बोर्ड पे देखो, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये डिस्क है, डिस्क, ये डिस्क है ऐसे करके, है ना, डिस्क ऑफ रेडियस आर, मास कितना इसका m, एंड दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस क्या है? एक्सिस इज इन द प्लेन ऑफ द डिस्क। तो आपको क्या बताना है? फाइंड रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट दिस एक्सिस, अबाउट दिस एक्सिस। बता सकते हो? हाँ, पहले तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल देना और उसे m के स्क्वायर के बराबर रख दो, बस कुछ नहीं करना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही फाइंड करना है और उसे m के स्क्वायर के बराबर रखना है, आंसर आ जाएगा। दैट्स इट। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे हम इसे। तो ये डिस्क है, हाँ भाई, निकालना नहीं है डिस्क का, डिस्क का मेरे को याद है, डायमीटर के अबाउट, ये सेंटर ऑफ मास होता है ना, ये रहा। तो डायमीटर के अबाउट कितना होता है? आईसीएम, mr स्क्वायर बाय 4 है ना। और इसके अबाउट कितना हो जाएगा? d तो r के बराबर हो जाएगी इसमें, है ना। इसके अबाउट हो जाएगा आईसीएम प्लस md स्क्वायर, mr स्क्वायर बाय 4 प्लस mr स्क्वायर, 5/4 mr स्क्वायर। क्लियर है क्या बात? ऐसे करके तो, और इसे हम किसके बराबर रख दें? m के स्क्वायर के। तो k कितना आएगा? √5/4 r, √5r/2 इज द रेडियस ऑफ गायरेशन। क्लियर है बात? अच्छा, अब देखो, जैसे कि मान लेते हैं, अच्छा कॉपी कर लो इसे, कर लेते हैं फॉर एग्जाम्पल। अब आप मेरे को आपको निकाल के दिखा दो, जैसे मान लीजिए रॉड है, सिस्टम ऑफ रॉड, 4 रॉड है, एक रॉड ये रही, एक रॉड ये रही, और एक रॉड ये रही, है ना, एक रॉड ये रही, और दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। और ईच रॉड हैज, ईच रॉड मास m, लेंथ l, है ना। तो यू हैव टू फाइंड radius of gyration about given axis, about given axis। ऐसे भी करता हूं, आप भी करना, है ना। इस एक्सिस के अबाउट, इस वाली रोड का तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा 0। हाँ भाई, इसका कितना होगा? इसका, और इसका भी कितना होगा? 2 इंटू ml²/3 प्लस। अब हम बात करते हैं इस रोड की, ये रॉड है, तो इस रॉड का मास कितना है? m, आप इसे ऐसे कंसीडर कर लो, और एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है? तो कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखूंगा बताओ? बोर्ड पे देखो, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है और ये मास है। तो अगर ये पॉइंट मास होता l डिस्टेंस पे, ऐसे करके ml², अब बोर्ड पे देखो, इस पॉइंट मास का इसे पीट करके इसे चौड़ा कर दिया और रोड बना दी हमने। तो अभी भी ये सारा मास एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितने डिस्टेंस पे है? l डिस्टेंस पे है। तो इस रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml² ही होगा। बात समझ में आई नहीं?
तो देख लो इस तरीके से हम इसे कर सकते हैं। तो कितना जाएगा 5/3 ml², और इसे हम m के स्क्वायर के बराबर रख देंगे। तो रेडियस ऑफ गायरेशन √5/3 L आ जाती है। सिस्टम और बना के देता हूं, सिस्टम ऑफ रोड, तो उसका रेडियस ऑफ गायरेशन आप मेरे को बताना कैसे। मान लीजिए ये है, ये सिस्टम ऑफ रोड है ऐसे करके, और एक रोड ऐसे है, दोनों का मास क्या है, ईच रोड मास m, लेंथ l। क्लियर है बात। तो यह 45 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, ये 45 डिग्री है ऐसे। तो इस एक्सिस के अबाउट परपेंडिकुलर टू द रोड, नहीं सॉरी मैंने गलत बता दिया। अरे इसी एक्सिस के अबाउट है ना, ये ए डैश, फाइंड रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट एक्सिस ए डैश। थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया मैंने, है ना। मैं बता देता हूं आपको, सिंपल तरीका है ना। देखो 90 डिग्री पे है, सबसे अच्छी बात तो ये है। तो बस मैं एक लाइन से चलो लाइन से क्या, रॉड बना दी मैंने ये, है ना। आई बात समझ में। तो बोर्ड पे देखो, इधर ध्यान से देखो, इसमें कई सारे मतलब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं। तो आप इसे कैसे करोगे, मान लिया हमारे पास ये एक्सिस है एक, सही है। तो मेरे को बता सकते हो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा, सेम होगा ना। और यदि मैं इसे आई जेड मान लूं, तो ये आई और ये आई होगा, तो आई प्लस आई इक्वल टू आई जेड होगा। तो 2i बराबर आई जेड, और मेरे को आई जेड बता सकते हो कितना आएगा। हाँ, अरे इस रोड का तो ml²/12, तो ml²/12 प्लस ml²/12, ml²/12 प्लस, तो I की वैल्यू कितनी आ गई, ml²/6, सॉरी ml²/12। ये बात समझ में आती है नहीं, ठीक है ना। तो यानी इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट ml²/12 आया, ml²/12, और ये भी आया ml²/12, ऐसे ऐसे घुमा रहे। अब बोर्ड पे देखो ध्यान से, तो क्या इस एक्सिस के अबाउट ऐसे इसे इधर बना लो, ये रहा, और एक ये रहा सिस्टम, ठीक है। तो इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वही इस एक्सिस के अबाउट भी होगा, है ना। और वो किसके इक्वल होगा, आई जेड के। तो बोर्ड पे देखो, इसे मैं एक्स एक्सिस आई डैश और इसे आई डैश मान लूं, तो 2i डैश जो होगा वो आई जेड के बराबर होगा। और आई जेड की वैल्यू कितनी थी, ml²/6 थी, ml²/6, क्योंकि ml²/12 प्लस ml, तो आई डैश कितना हो गया इसका भी, ml²/12 ही हो गया, ऐसे है। तो इसे हम किसके इक्वल रख देंगे, m के स्क्वायर के। तो k कितना हो जाएगा, L/√12, L/2√3 इज द करेक्ट आंसर। तो कहने का मतलब ये है कि बस एक स्टेप और आपको उसने एक्स्ट्रा बढ़ा दिया कि m के स्क्वायर के बराबर रख दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए करना है ना। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं हमारे पास एक रॉड है लेंथ l की, है ना। ये क्या है, रॉड ऑफ लेंथ l एंड मास m, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इसे हमने बेंड करके एक सेमी सर्कुलर आर्क में कन्वर्ट कर दिया, है ना। इफ ए रॉड ऑफ मास m, लेंथ l is bent into सेमी सर्कुलर आर्क, और ऐसे बना दिया, और ये इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गई ऐसे a डैश,
you have to find radius of gyration about axis AA dash। तो बताओ, देखो ध्यान से देखो, तो हमें बेसिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही निकालना है इसका। तो मास तो इसका m है, और डायमीटर के अबाउट यदि रिंग हो तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, mr²/2। यदि सेमी सर्कुलर रिंग हो तो कितना होगा, और इसका मास m ही है, रेडियस r ही है, तो सेम ही होगा, कितना होगा, mr²/2। तो बेसिकली हमें इसकी रेडियस निकालनी है। तो रेडियस कैसे निकालेंगे, देखो हमें क्वेश्चन में लेंथ दी हुई है, कितनी लेंथ है इसकी, l। तो पाई लेंथ कितनी हो गई, l = पाई इंटू आर, तो रेडियस हो जाएगी l/पाई। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा m/2 l/पाई का स्क्वायर, विच इज इक्वल टू ml² पाई स्क्वायर। और इसे किसके इक्वल रख देंगे, m इंटू के स्क्वायर के। तो ये हो जाएगा रेडियस ऑफ गायरेशन l/पाई √2 हो जाएगी। दिस इज द रेडियस ऑफ गायरेशन। कि जो सॉलिड स्पेयर होता है, सॉलिड स्पेयर का सेंटर ऑफ मास कितनी डिस्टेंस पे होता है, देखो देखो r/2, बिल्कुल सही बात है, याद रखना है। कौन का, सॉलिड कौन का, h/4, सॉलिड को, होलो कौन का, h/3, ये होता है 3r/8, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मान लिया हमारे पास सॉलिड हेमीस्फीयर है, हेमीस्फीयर, मास m और रेडियस कितनी है इसकी, r। क्लियर है क्या बात। तो अब हमें क्या निकालना है, मैं एक्सिस ऑफ रोटेशन बना रहा हूं, एक एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है 1, ठीक है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको बताना है। एक एक्सिस ऑफ रोटेशन इसकी सेंटर ऑफ मास से होके जा रही है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको बताना है। दूसरा, एक दूसरी एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक ये तो 2 हो गई, ये 3 हो गई, और ये भी 3r/8 डिस्टेंस पे है। क्लियर है बात। एक फोर्थ एक्सिस ऑफ रोटेशन आपकी इसके टेंजेंशियली होके जा रही है, तो आपको क्या करना है, फाइंड, चलो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखे या रेडियस ऑफ गायरेशन लिखे, तो बात तो एक ही है, फाइंड रेडियस ऑफ गायरेशन, गायरेशन अबाउट एक्सिस 1, 2, 3 एंड 4। ये है क्वेश्चन। तो क्या करें बताओ, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, डायमीटर के अबाउट, अरे सॉलिड स्फीयर का डायमीटर के अबाउट कितना होता है, 2/5 mr²। तो आधा स्पेयर भी होगा, तो I1 तो लिख देंगे हम, कितना लिख देंगे, 2/5 mr², है ना, और m के स्क्वायर के इक्वल रख देंगे, तो k की वैल्यू √2/5 आ जाएगी। चलो ये तो हो गया फर्स्ट। सेकेंड, हाँ भाई अब बताओ जरा कैसे करूं, एक्सिस 2 के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अपने को। हाँ 1 मिनट देता हूं, करके देख, करो करो, चलो रहने दो, टाइम लगेगा, मैं ही करता हूं। बोर्ड पे देखो, इसमें अब की बार हमें ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है और आईसीएम का निकालना है, तो I1 = ICM प्लस md² रखेंगे। तो जो ICM आएगा, ICM वही I2 के बराबर ही होगा, और ये I1 - m, और d कितना लिख दूंगा इसमें,
3r/8 का होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा बेटा? I1 कितना लिखूं? I1, अरे I1 तो ये था 2/5 mr² माइनस m, 3×3 = 9, 8×8 = 64। ठीक है, तो थोड़ा mr² कैलकुलेट करना पड़ेगा। 2/5 9/64, 2/5, हाँ भाई 5 × 64 128 माइनस 45, 6×2 = 12, 9×5 = 45, 3 और 83 आ जाएगा, है ना, अपॉन 0, 5 × 20 और 2 = 32। तो कितना आ गया? 83/320 mr²। दिस इज I2। बात समझ में आती है नहीं? तो m के स्क्वायर के बराबर रख देना, आंसर आ जाएगा। ये तो बात अलग है, आप रख लेना इसे अपने को। तो अब I3 की बात करते हैं। तो अब I3 बताओ, I3 कैसे निकालेंगे? हाँ, ICM प्लस कितना लिखूंगा? MD²। और D कितना होगा इसमें? MD²। हाँ, तो ICM क्या होगा? देखो ध्यान से, ICM जो होगा, देखो थोड़ा सा ध्यान से देखो, ICM जो होगा वो I1 माइनस m 3r/8 का होल स्क्वायर होगा। ये लिख रहा, ये नहीं लिख रहा मैं, ये नहीं लिख रहा ICM, है ना, ये लिख रहा हूं प्लस m × 3/r/8 का स्क्वायर। तो दोनों कट जाएंगे, I3 यानी कि 2/5 mr² आंसर आएगा। समझ में आ रही है बात? नहीं है ना, 2/5 mr², क्योंकि जो सेंटर ऑफ मास से जितनी दूरी इस एक्सिस की थी उतनी ही दूरी उस एक्सिस की है। तो I1 और I3 आर सेम। समझ में आई बात? कितना आंसर आ रहा है? 14। मैं देखता हूं अभी ICM, एक मिनट देखते हैं ये कितना डिस्टेंस थी। ये डिस्टेंस कितनी होगी? r माइनस 3r/8, तो ये कितनी आ जाएगी? 5r/8। तो जो I4 होगा वो ICM प्लस m × d² होगा। तो ICM कितना निकाला था मैंने? ये ना 83/320 mr², एम आई करेक्ट? प्लस m × 5r/8 का स्क्वायर, है ना। तो mr² तो कॉमन आ जाएगा। तो कैसे निकालेंगे फिर? 83/320, 5×5 = 25, 8×8 = 64, ऐसे mr²। तो 320 कॉमन ले लेंगे, 83 प्लस कितना आएगा यहां पे? 64, और हाँ 32 से कम 32 और 5 आ गया 125, है ना। तो ये कितना हो जाएगा? 8, हां से लग गया 1, 28, 320 mr²। सही है क्या बात? 208 आएगा, है सही बात है। तो अब इसे किससे काट देंगे हम? mr², और यही तो है ना, सही है ना? हाँ, I कितना आया फिर? 26 और 40 और 13/20 mr²। यही आंसर आ रहा है, 13/20 mr² इज द करेक्ट आंसर। सही है क्या बात? ऐसे करके है, तो बस m के स्क्वायर के बराबर रख लेना, समझे? तो आपको देखो मैं बता रहा हूं आपसे फिर से, मतलब अच्छे तरीके, मतलब ये सवाल पूछे जा चुके हैं जो मैं पूछ रहा हूं आपसे। कैसे पूछा गया है? मान लिया फॉर एग्जांपल, मान लिया ये सेमी सर्कुलर डिस्क है, डिस्क, सही है? मैं पूछ रहा हूं आपसे, दिस इज सेमी
सर्कुलर डिस्क, रेडियस कितनी है इसकी r, मास कितना है m। आपको इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट इसका रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना है, a डैश। फाइंड रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट एक्सिस, कौन सी एक्सिस, a डैश। बताओ कैसे निकालोगे, है ना। चलो मैं करता हूं, कॉपी कर लिया। बोर्ड पे देखो इसे, यहां पे होगा इसका सेंटर ऑफ मास। ये जो सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस, ये बहुत पता होनी चाहिए अपने को, कितनी होती है 4r/3π पे। तो ये है आपका एक्सिस। सबसे पहले आपको आईसीएम फाइंड करना पड़ेगा। तो आईसीएम फाइंड करने के लिए आप टेक्निक लगाओगे कि हमें डायमीटर के अबाउट आई पता है। तो आई जो है 1/4 mr² है। तो जो आईसीएम, आई जो होगा ये आई इज इक्वल टू, मान लिया हमने इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आईसीएम प्लस md² है, तो है ना। तो आईसीएम कितना होगा, आई माइनस md² mr²/4 माइनस m इंटू डी कितना लिखूंगा 4r/3π का स्क्वायर। तो mr² 1/4 माइनस 16/9πr²। दिस इज आईसीएम। अब आईसीएम आ गया तो अब आई डैश आ जाएगा, या आई ए मान लो आप, है ना। इसलिए बोर्ड पे देखो, जो आई ए डैश होगा, आई ए डैश इज इक्वल टू आईसीएम प्लस एम डी डैश स्क्वायर। तो आईसीएम तो आएगा mr², क्लियर है बात भाई, 1/4 16/9πr² प्लस m, और d की वैल्यू कितनी लिखूंगा भाई, ये है d डैश, r माइनस 4r/3π, 4r/, ये एडवांस में क्वेश्चन ऐसा ही बनता है। मतलब क्वेश्चन तो इससे बड़ा बनेगा, लेकिन वो कुछ देगा इस तरीके से कि आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना पड़ेगा क्वेश्चन में, तो तब ये सब स्टेप करने ही पड़ेंगे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना अपने आप में क्वेश्चन है ना। तो r माइनस 3π का स्क्वायर, mr² कॉमन लेके, है ना, ये बनेगा 1 माइनस 4/3π का स्क्वायर, 4 प्लस 1 16 माइनस 8/3π। ये तो कट जाएगा इससे, है ना। अब ये बचेगा 5/4 माइनस 8/3π इज इक्वल टू आई ए डैश, एम के स्क्वायर के बराबर रख देना, के की वैल्यू ये आ जाएगी। कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो भाई देखते रहना। टाइप के लास्ट क्वेश्चन रह गए थे। क्वेश्चन तो दुनिया भर के हैं वैसे, है ना, और जो रह भी गए तो वो आएंगे तो हम देखेंगे बाद में, है ना। वो भाई शीट बीट सॉल्व करेंगे तो उसमें आते रहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के क्वेश्चन, तो देन वी विल सी लेटर। ओके, अब हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, है ना। टॉर्क, टाउ। टॉर्क कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। बात समझ में आती है नहीं। टॉर्क बता सकते हो मेरे को थोड़ा सा आप टॉर्क के बारे में क्या जानते हो। देखो ध्यान से सुनो एक मिनट, ये बहुत बोर्ड पे देखो। जैसे मान लिया किसी बॉडी को, है ना, इधर लिखते हैं रफ में लिखते हैं। तो यदि मान लिया कोई बॉडी है, यदि आपको इसे मूव कराना है तो ट्रांसलेशनल मोशन में
फोर्स की आवश्यकता होगी। यदि आप ट्रांसलेशनल मोशन में फोर्स नहीं होगा तो मोशन नहीं होगी। इसी प्रकार से यदि आप रोटेशन मोशन है तो रोटेशन मोशन में टॉर्क की आवश्यकता होती है। यानी हाँ, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होती है, टॉर्क भी वेक्टर क्वांटिटी होती है। किसी बॉडी को रोटेट कराने के लिए रोटेशन मोशन की आवश्यकता होती है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास ये किताब है, ऐसे है ना। अब देखो मेरे को ये हमारी ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये है, ये ऐसे है। तो अब देखो अगर जो मैं इस पे ऐसे फोर्स लगाऊं ऐसे, तो क्या रोटेट कर पाएगी? नहीं। ऐसे कैसे? जैसे आप गेट है, अब गेट को, ये गेट ही समझ लो आप। सबसे अच्छा एग्जांपल आपके घर में गेट है, जो दरवाजा होता है वो रोटेशन मोशन करता है हमेशा, ट्रांसलेशन नहीं करता। एक एक्सिस के अबाउट ऐसे ऐसे रोटेट करता है। अगर जो आप इस गेट को ऐसे खींचोगे यूं करके तो क्या घूम पाएगा? नहीं। फोर्स तो आपने खूब लगा दिया लेकिन रोटेशन नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि रोटेशन के लिए टॉर्क की आवश्यकता होती है। टॉर्क नहीं लग रहा, इसका मतलब समझे आई बात? अच्छा, अब ये देखो बोर्ड पे देखो, आपने यदि ये दरवाजा है यूं, यदि आप इसे देखोगे तो आप इसे यूं ऐसे फोर्स लगाओगे तो घूम जाएगा आसानी से। अच्छा, ये देखो जो दरवाजे के जो हैंडल होते हैं वो दरवाजे के बिल्कुल इधर साइड में लगाए जाते हैं, दूर लगाए जाते हैं। अगर जो आप सोचो कि अगर जो वो आपका हैंडल यहां की जगह यहां पे लगाओ, यहां पे, तो आप क्या उसे खींच सकते हो? घुमा सकते हो? नहीं घूमेगा, आसानी से नहीं घूमेगा, फोर्स बहुत ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो कब्जा जो होता है, कब्जा कह रहा हूं, जो हैंडल होता है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर लगाया जाता है ना। उसका भी रीजन है क्योंकि टॉर्क बढ़ जाता है। अब मैं मैथमेटिकली आपको टॉर्क बताता हूं, टॉर्क क्या होता है। क्लियर है बात? जैसे व्हाट इज टॉर्क, बोर्ड पे देखो, मान लिया हमारा ये कोई एक्सिस है और यहां पे पॉइंट है, कोई पॉइंट पी, सही है। अब हम इस ओ एक्सिस के अबाउट इस पॉइंट पी पे, ये पॉइंट पी है और इसका रेडियस वेक्टर है आर। क्या वेक्टर है? आर। अब हम इस पे फोर्स लगाएंगे एफ वेक्टर। क्लियर है क्या बात? तो ये क्या होगा, यदि मान लिया ये ऐसे है, फोर्स है, तो ये इस तरीके से घुमाएगा इस पे, है ना। तो यदि एक इफ ए वेक्टर फोर्स वेक्टर एफ इज एक्टिंग ऑन ए पॉइंट पी हुज रेडियस वेक्टर हुज पोजीशन वेक्टर इज आर, है ना, then what is torque? The mathematically torque is defined as r cross f. r cross f को हम टॉर्क बोलते हैं। बात समझ में आई नहीं? देखो बोर्ड पे देखो, r क्रॉस f को हम टॉर्क बोलते हैं। a क्रॉस b तो अपने को पता ही है, a क्रॉस b क्या होता है? ए बी साइन थीटा। यदि हम इसकी मैग्नीट्यूड की बात करें, ये तो वेक्टर हो गया, मैग्नीट्यूड की बात करें तो ए बी साइन थीटा, ऐसे। तो मैथमेटिकली टॉर्क का यदि मैं मैग्नीट्यूड लिखूं, यदि जैसे इनके बीच में वेक्टर कितना है, एंगल है थीटा, दिस इज द थीटा, तो आर एफ साइन थीटा। व्हाट इज थीटा? एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड एफ वेक्टर। ठीक है, आर वेक्टर एंड एफ वेक्टर, इसके बीच में एंगल हो जाएगा। अब बोर्ड पे देखो, अब हम इसे दूसरे तरीके से कैसे समझेंगे। मान लिया हमने पॉइंट पी पर फोर्स अप्लाई किया, जैसे दरवाजा है, दरवाजे पर हमने फोर्स अप्लाई किया। दरवाजे से ज्यादा अच्छा है, मैं एक चीज बना सकता हूं यहां पे जो आपको समझ में भी आएगा। जैसे नल होता है, नल पानी का हेड पंप है ना, उसमें पानी निकलता है ऐसे, और ये जमीन में होता है यहां पे पानी, है ना। तो ये इसका एक्सिस ऑफ, ये तो इसकी हत्ती होती है, ऐसे ऐसे हत्ती होती है ना, ये इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है। हत्ती थोड़ी छोटी बना देते हैं। ये मान लीजिए ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है और इसकी लेंथ कितनी है? एल। तो
यदि आप इस पॉइंट पर यदि आप फोर्स लगाते हो, फोर्स, सो दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, बना लेना इसे, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ये लाइन ऑफ एक्शन हो गई, है ना। और बोर्ड पे देखो, ये हो जाएगा इसका पोजीशन, इस पॉइंट पी का, पॉइंट पी पे फोर्स लगाया तो ये हो जाएगा इस पॉइंट पी का रेडियस वेक्टर। क्लियर है क्या बात? तो बोर्ड पे देखो, तो यदि मैं इस पे, दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, दिस इज लाइन ऑफ, दोबारा से लिख देता हूं, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, LOF लिख दिया मैंने इसे। क्लियर है बात? तो बोर्ड पे देखो, यदि एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, और ये डिस्टेंस यदि r है तो ये हो जाएगा r साइन थीटा। ये तो r है तो r साइन थीटा हो जाएगा ना। इसे a मान लेता हूं, कुछ भी मान लेता हूं, p q मान लेता हूं इसे। तो बोर्ड पे देखो, तो जो टॉर्क है मैथमेटिकली तो टॉर्क हम ऐसे डिफाइन करते हैं वेक्टर फॉर्म में r क्रॉस f से, लेकिन इसे हम किस तरीके से लिख सकते हैं, r साइन थीटा इंटू f लिख सकते हैं, है ना। या ऐसे लिख सकते हैं, f टॉर्क इज इक्वल टू f इंटू r साइन थीटा। कैसे डिफाइन करेंगे टॉर्क? टॉर्क इज डिफाइन एज फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, दिस द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स की मल्टीप्लाई करेंगे, किसकी मल्टीप्लाई करेंगे? फोर्स की मल्टीप्लाई करेंगे। यदि आपको ओरिजिन O के अबाउट फोर्स निकालना है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस और फोर्स की मल्टीप्लाई कर देंगे, इट विल बी द टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट। ठीक है, लिख लो, नहीं आया होगा। अब ये चित्र बना लिया नहीं? हाँ, तो बोर्ड पे देखो, इसका देखो टॉर्क निकालना है यदि मेरे को, तो इसके अबाउट टॉर्क निकालना है, O के अबाउट। तो कैसे निकालेंगे? टॉर्क जो होगा, फोर्स, ये है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, और ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बात समझ में आई? तो अब जो भी होगा, मान लिया अल्फा है तो L cos अल्फा। तो फोर्स हमें देखो, एक तो सवाल इस फॉर्मूले से होंगे, दूसरा बहुत सारे सवाल इस स्टेटमेंट से होंगे, फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, है ना। तो ये हो जाएगा फोर्स इंटू L cos अल्फा, ये हो गया टॉर्क। सही है बात? अच्छा, अब ध्यान दो, नीचे लिखेंगे टॉर्क कैसी क्वांटिटी है? टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी है। दूसरी बात, यूनिट इसकी बता सकते हो, ऐसा यूनिट क्या होगी? न्यूटन मीटर होगी। दूसरी बात, डायरेक्शन की बात हम करते हैं, डायरेक्शन कैसे देंगे? हाँ, डायरेक्शन एक तो ये है कि अलोंग द डायरेक्शन ऑफ कैसे? R क्रॉस F, ऐसे निकाल देंगे वेक्टर प्रोडक्ट के हेल्प से। दिस इज वेक्टर प्रोडक्ट के हेल्प से आप निकाल देंगे। और दूसरी जो मेथड है, विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड स्क्रू रूल, ऐसे करके स्क्रू रूल या जो भी आप नाम देना चाहो, ऐसे निकालेंगे इसकी डायरेक्शन। जैसे बोर्ड पे देखना एक बार, जैसे यहां पे फोर्स लग रहा था, तो बोर्ड पे देखो, ये फोर्स, हेलो साइना, तो बोर्ड पे देखना, इधर देखो, थोड़ा सा इधर देखो, इस पे ये है वेक्टर R, वेक्टर को स्पेस में कर सकते हैं। तो यदि दो वेक्टर A वेक्टर और B वेक्टर इस तरीके से हैं थीटा एंगल पे, तो A क्रॉस B की डायरेक्शन क्या होती है बताओ? इनटू द बोर्ड। तो R क्रॉस F, एक तो ऐसे निकाल सकते हो आप, दूसरा तरीका ये भी है कि इस पॉइंट के अबाउट
ये इसे कैसे घुमाने की कोशिश कर रहा होगा? क्लॉकवाइज। जैसे ये है, देखो बोर्ड पे, यहां पे देखो, ये इसे इस हैंडल को ऐसे घुमा रहा होगा, यूं। तो डायरेक्शन क्या होगी इसमें? इनटू द बोर्ड, ऐसे करके है। डायरेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैथमेटिकली एग्जाम्पल कराता हूं। मान लेते हैं लेट ए फोर्स F vector is equal to 2i plus j plus k Newton is acting upon a point P I plus j minus k, है ना? find the torque of this force about origin। क्लियर है क्या बात? तो कैसे करेंगे? देखो इसे बोर्ड पे देखो, ये मान लेते हैं ओरिजिन है, ये कोई पॉइंट P है, उसका R वेक्टर दे रखा है, I प्लस J माइनस K दे रखा है, और ये फोर्स वेक्टर है, और ये लग रहा है आपका 2i प्लस J प्लस K कैप न्यूटन। क्लियर है बात? तो ओरिजिन के अबाउट टॉर्क कैसे निकालते हैं? R क्रॉस F से। तो R का मतलब है I प्लस J माइनस K क्रॉस F लगाएंगे, F दिस इज 2i प्लस J प्लस K लगा देंगे। और क्रॉस प्रोडक्ट आप जानते ही होंगे, वेक्टर प्रोडक्ट कैसे करते हैं? I J K, तो पहले 1 1 माइनस 1 1 1 माइनस 1, इनके कॉफिशिएंट लिखेंगे। इसका कॉफिशिएंट क्या है? 2 1 1 2 1 1, है ना? तो यहां पे आई कैप माइनस लगा के जे कैप, और यहां पे लगा के के कैप। आई कैप में क्या आएगा? कैसे करते हैं आई कैप में? 1 माइनस माइनस 1 माइनस माइनस 1, ठीक है भाई, ऐसे कर देना। इसमें कितना आएगा? 1 माइनस माइनस 2। क्लियर है बात? इसमें क्या आएगा? 1 माइनस 2, दिस इज 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस k कैप, दिस इज टॉर्क वेक्टर। एक तो सवाल इस तरीके से बनता है, न्यूटन मीटर इज द करेक्ट आंसर। दूसरा क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा? मैं लिख देता हूं, है ना? लिखो एग्जाम्पल, इफ फोर्स F इज इक्वल टू, शॉर्ट में लिख रहे हैं थोड़ा, है ना, 2i माइनस j प्लस 3k न्यूटन इज एक्टिंग ऑन पॉइंट I प्लस j प्लस 2k, find the torque of this force about point, है ना, I 2i माइनस j प्लस k। ये है सवाल। देखो इधर बोर्ड पे देखो, मान लेते हैं एक फोर्स है और ये पॉइंट P है, यहां पे लग रहा है। पॉइंट P के पोजीशन वेक्टर हैं R1 मान लेता हूं, कितना है ये? यहां पे F लग रहा है ना? इसे छोड़ो आप, सही है। F वेक्टर कितना है? 2i माइनस j प्लस 3k, और इसके कोऑर्डिनेट क्या है? ये है I, मतलब लिख लो चलो, I प्लस j प्लस 2k, ये है इसका कोड वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, ठीक है? ऐसे करके चलो मान ले R1 है। अब एक दूसरा पॉइंट है, अब हमें ओरिजिन के अबाउट नहीं निकालना है, अब हमें, ये तो पॉइंट P है, इस Q के अबाउट निकालना है, और इस Q के जो पोजीशन वेक्टर है वो कितना है भाई? 2i
माइनस जे प्लस के। बात समझ में आई नहीं? तो आर वेक्टर अब की बार ये होगा इसके अबाउट, है ना, इसके अबाउट इस पॉइंट को घुमाना है। जैसे ये था ना, ये हो गया Q और यहां लग रहा है F। बोलो, दिस इज F, ये है R। तो बेटा टॉर्क क्या होगा? R क्रॉस F। तो हमें R निकालना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा यहां पे? तो कैसे निकाल देंगे R निकाल देंगे OP वेक्टर, ऐसे लिखेंगे OQ वेक्टर प्लस QP वेक्टर OP प्लस QP इक्वल टू, क्या लिखूंगा मैं? OP। R2 प्लस R इक्वल टू R1। R की वैल्यू R1 माइनस R2 आ जाएगी, तो यही लिख दूं। तो R1 कितना था भाई? I प्लस J प्लस 2K माइनस 2I माइनस J प्लस K। सो व्हाट इज R वेक्टर? माइनस I और ये हो जाएगा प्लस 2J और ये हो जाएगा प्लस K। सो दिस इज द R वेक्टर। यह है R वेक्टर इक्वल टू माइनस I प्लस 2J प्लस K। जब R वेक्टर आ गया तो फोर्स वेक्टर को, ये रहा, तो टॉर्क लगा देंगे हम R माइनस I 2J प्लस K क्रॉस व्हाट इज F? F इज 2I माइनस J प्लस 3K। सो व्हाट इज द टॉर्क? मैं डिटर्मिनेंट बना लेंगे ऐसे I J के, -1 2 1, -1 2 1 कॉफिशिएंट 2 -1 3, 2 -1 3 लिख देंगे। अब हम दिस इज I कैप, दिस इज J कैप, दिस इज K कैप। I कैप की 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 -1। J कैप के लिए -3 -2, इसके लिए 1 -4, ये हो जाएगा 7I कैप 5J कैप -3K कैप। दिस इज द टॉर्क वेक्टर इन न्यूटन मीटर इज द करेक्ट आंसर। अब इसमें टॉर्क की डायरेक्शन नहीं पूछेगा वो, टॉर्क की अच्छा टॉर्क की डायरेक्शन देखो, जैसे मान लिया टॉर्क इस वेक्टर के अलोंग लग रहा है, देखो ध्यान से, अभी आप शायद थोड़ा कंफ्यूजन हो सकते हो। ये है 3D स्पेस में, ये है हम मैथमेटिकली पढ़ रहे हैं। अब जो टॉर्क की डायरेक्शन होगी, यदि ये कोई आर वेक्टर है, ये एफ है, तो आर वेक्टर तो ऐसे हो गया और एफ वेक्टर ऐसे हो गया। तो आर क्रॉस एफ मतलब बोर्ड के अंदर नहीं है, ये तो बना लेते हैं 3D स्पेस में। तो जो टॉर्क एक वेक्टर है, तो इसका जो यूनिट वेक्टर निकलेगा उस डायरेक्शन में टॉर्क की डायरेक्शन होगी। भाई कोई वेक्टर है, जैसे मान लिया ए वेक्टर है, ये 2I प्लस J प्लस 5K ऐसे वेक्टर है, हां, तो उसकी डायरेक्शन क्या होती है किसी वेक्टर की? यूनिट वेक्टर निकाल करके बता देंगे, है ना। वो तो ये केस हो गया। तो अभी मैं केवल मैथमेटिकली पढ़ा रहा हूं, इसमें मैथमेटिक्स से भी क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके से आप समझ सकते हो। ठीक है ना, ये है। अच्छा, इसमें एक बोर्ड में और पढ़ाते हैं छोटा सा पॉइंट कि मतलब टॉर्क कब जीरो होगा। अरे टॉर्क जो है आर क्रॉस एफ होता है जैसे, है ना, तो आर एफ साइन थीटा इनटू एन कैप, है ना। तो इफ आर वेक्टर एंड एफ वेक्टर या तो पैरेलल हो, यानी थीटा की वैल्यू 0 हो, या एंटी पैरेलल हो, और एंटी पैरेलल, बोलो एंटी पैरेलल ऐसे करके, तो थीटा 180 डिग्री हो जाएगा, मतलब टॉर्क क्या होगा? 0 होगा, है ना। और मैक्सिमम टॉर्क के लिए, मैक्सिमम टॉर्क के लिए, हाँ, मैक्सिमम टॉर्क के लिए थीटा 90 डिग्री होना चाहिए,
है ना। तो मतलब कि फोर्स जो है फोर्स वेक्टर परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर होना चाहिए ये, और मैक्सिमम टॉर्क कितना होगा आर इंटू एफ, दिस इज द मैक्सिमम टॉर्क। तो इसे आप लिख सकते हो, और थीटा बीटा दे रखा होगा तो निकाल देंगे, रीजन हो सकती है, थोड़ा लेंदी है और अच्छा भी क्वेश्चन है। फॉर एग्जांपल इफ ए फोर्स F1 is equal to I plus J minus 2K Newton is acting on a point 1 comma minus 1 comma 2 1 comma minus 1 comma 1 and another force F2 is equal to 2I plus J minus K is acting on point 2 comma 1 comma minus 1, find the torque, find the net torque about point 2 comma 1 comma 3. This is the question. सही है बात। चलो तो कैसे करेंगे, देखो इसे बता सकते हो भाई कैसे करेंगे, बोर्ड पे देखो। जैसे हमें इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है, ये पॉइंट है 2,1,3, ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और इसे पॉइंट P मान लेता हूं, यहां पर F1 लग रहा है वेक्टर, सही है, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है 1, -1 है, तो R1 वेक्टर मान लेता हूं। मान लिया दूसरा फोर्स वेक्टर F2 ऐसे लग रहा है और Q पॉइंट पे लग रहा है, और Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, इसे मैं Q मान लेता हूं 2, 1, -1, और इस वेक्टर को मैं R2 वेक्टर मान लेता हूं। तो मेरे को इसे मैं O मान लेता हूं, चलो ओरिजिन O होता है वैसे, O डैश मान लेते हैं। तो इसके अबाउट मेरे को इसके टॉर्क निकालना है, तो कैसे निकालूंगा टॉर्क? टॉर्क इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो पहले तो इसका टॉर्क निकालूंगा F1 का, F2 का, तो नेट टॉर्क क्या होगा भाई τ1 प्लस τ2, ये क्या होगा R1 क्रॉस F1, R2 क्रॉस F2। समझ में आई बात नहीं? अब R1 कैसे निकालेंगे? हाँ, R1 कैसे निकलेगा, थोड़ा सा चित्र बना देता हूं मैं, ये ऐसे है ना, चित्र बना देते हैं, जब भी गलत नहीं होता कभी भी। इसे O, दिस प्लस दिस, इसे क्या मान लूं R, है ना, तो क्या लिखूंगा R प्लस R डैश इज इक्वल टू R1 डैश, है ना, ओके। अरे 10% है गई, चलो निकालो इसमें, मैं अभी थोड़ी देर में, है ना, अच्छा 26 तो हो ही रहे, इतने तो चल जाएगी, तो इस क्वेश्चन को ही करा देते हैं अपन। हाँ भाई, तो R1 जो होगा वो R1 डैश माइनस R, और R1 डैश क्या होगा 1 -1,1 माइनस 2,1,3, तो जो R1 वेक्टर होगा इट विल बी इक्वल टू -1 -2 -2, सो R1 वेक्टर इज -I
-2j -2k, ये आ गया R1 वेक्टर। समझ में आ रही है बात नहीं? ठीक है, तो R1 निकाल लिया, तो R2 भी निकाल लेंगे अपन। तो R2 कैसे निकालेंगे? हाँ, OQ माइनस OO डैश वेक्टर। तो OQ क्या है? ऐसे ही दे रखा है शीट में भी क्वेश्चन, है ना, वो पॉइंट की फॉर्म में, ऐसे नहीं दे रखा। हाँ भाई, माइनस OO डैश 2,1,3, तो 0 आ जाएगा एक तो। अच्छा, दोनों का एक जैसा ही है, तो 0 आ गया। -4k, एक मिनट रुको, 2,1, -1 है ना, तो -4 आ जाएगा। -4 ठीक है। हाँ, तो जो टॉर्क है इसे, चलो मैं यही लिख देता हूं, जगह कम पड़ जाएगी। R1 लिखेंगे -I -2j -2k क्रॉस F1 वेक्टर क्या लिखेंगे? दिस इज F1 वेक्टर, I प्लस j -2k। क्लियर है बात? प्लस R2 वेक्टर क्या लिखेंगे भाई? -4k क्रॉस F2 वेक्टर क्या है भाई? दिस इज F2 वेक्टर, 2i प्लस j माइनस k कैप। क्लियर है बात? तो अब हम टॉर्क लिख देंगे यहां पे, I j k, है ना, -1 -2 सही है, और यहां पे 1 1 -2 प्लस इसका क्रॉस प्रोडक्ट। वैसे तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, लेकिन कोई बात नहीं, लिख दो आप। ये आएगा 0, 0, -4, है ना, 0 0 है ना, यहां पे 0 0 -4, तो ये आएगा 2 1 -1, 2 1 -1। तो जो नेट टॉर्क आएगा I j k, ये तो हो जाएगा इसका, तो इसका कितना आएगा? दो माइनस माइनस प्लस, 2 2 4 और +2 आएगा माइनस माइनस, इसका कितना आएगा? 2 + 2, इसका कितना आएगा? -1 + 2, तो आ जाएगा 6i कैप।
4j कैप प्लस k कैप। तो ये तो आ गया टॉर्क F1 का टॉर्क। इसका क्या आएगा भाई, देखो इसमें इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, -10 प्लस 4i आएगा, और माइनस लगा के इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस और 8j कैप आएगा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। तो यहां पे आएगा ये 4i माइनस 8j। क्लियर है बात, ये आ गया टॉर्क। तो जो नेट टॉर्क आएगा 4i 10i कैप माइनस 12j कैप प्लस k कैप न्यूटन मीटर इज द करेक्ट आंसर। ऐसे करके है, ठीक है, इस तरीके से आप इसे कर सकते हो। ठीक है, चलो तो आज के लिए फिर इतना ही काफी है ना, क्योंकि फिर दूसरा पोर्शन कंटिन्यू करेंगे तो वो दूसरा अलग टाइप से है। बस इसमें वेक्टर वेक्टर मैंने आपको सिखा दिया है ना, तो इसे आप थोड़ा सा पढ़ सकते हो आप शीट से। काफी क्वेश्चन दिए हुए हैं इस कॉन्सेप्ट पर भी, है ना। ठीक है तो बेटा, हाँ 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 ठीक है, मैं भेजता हूँ रोटेशन शीट। ठीक है सर।